हेलो स्टूडेंट्स। जिन लोगों का एमडीसी पेपर या माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस होगा तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे विनोबा विश्वविद्यालय हो चाहे रांची हो, सारे यूनिवर्सिटी में मॉडल पेपर सेम चलेगा। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए मॉडल पेपर है और हम लोग मॉडल पेपर में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का होता है उसको सेलेक्ट करके और हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करके विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ हम लोग लेकर आते हैं। ये आपके पास पीडीएफ फॉर्म में भी है और वीडियो के फॉर्म में भी। पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। अब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कीजिएगा तो ये पीडीएफ वहाँ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे पीडीएफ वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मानवाधिकार क्या है और इसका अर्थ और परिभाषा बताइए। व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का, हर मानव का अपना अधिकार है, अपना स्वतंत्रता है, अपनी आज़ादी है, अपना अधिकार है। तो हर व्यक्ति का जब अपना अधिकार है, चाहे वो व्यक्ति जिस तरह से जीना चाहे, उसका धर्म के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर, अपने संप्रदाय के आधार पर, उसकी अपनी आज़ादी है। तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, अपना जीने का तरीका है, कोई उसमें रुकावट नहीं डाल सकता। तो बोलता है मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। अपना मौलिक अधिकार या आज़ादी है जिसका हर व्यक्ति को हक है, क्योंकि वह मानव है और मानव होने के नाते हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति दूसरे के मानवाधिकार को रोक नहीं सकता है। ये अधिकार सार्वभौमिक हैं, मतलब ये सब जगह पे व्याप्त हैं, जिसका अर्थ है कि ये सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, जातीयता, लिंग, धर्म या अन्य स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकार सभी लोगों के सभी लोगों में निहित है और इन्हें अक्सर गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का जीवन जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। कि अगर किसी को स्वतंत्रता, समानता का जीवन जीना है, इक्वालिटी का जीवन जीना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। मानवाधिकार में वे बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, हर व्यक्ति के लिए। जैसे महिला पुरुष में भेदभाव करना, लड़की और लड़के में भेदभाव करना, ये सब नहीं। मानवाधिकार बोलता है कि सबको बराबर का अधिकार है। अच्छा, कोई व्यक्ति पाकिस्तान का, कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का है, ये गलत है अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी इसलिए मार दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या हिंदुस्तानी इसलिए मार दे रहे हैं, वो हिंदू है इसलिए मार दे रहे हैं, वो मुस्लिम इसलिए मार दे रहे हैं, ये ठीक नहीं। मानवाधिकार यहाँ नहीं कहता है। मानवाधिकार बोलता है हर व्यक्ति को जीने का हक है, हर व्यक्ति को अपने तरह से हर वो काम करने का अधिकार है जो उसकी स्वतंत्रता है। अब हम अपना धार्मिक अनुष्ठान करना चाहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। कोई दूसरा धार्मिक अनुष्ठान करना चाहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। तो मानवाधिकार का परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक मानवीय गरिमा के विचार के आधार पर हर व्यक्ति के पास मौजूद अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी रहते हों। वे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों में निहित होते हैं, जैसा कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में इन अधिकारों को शामिल किया गया है। अब मानवाधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं, तो सबसे पहले नागरिक अधिकार है। मानवाधिकार में सबसे पहला अधिकार है नागरिक अधिकार, जिसमें जीवन का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, यातना और अमानवीय व्यवहार से मुक्ति का अधिकार है। दूसरा राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से जुड़ने और एकत्र होने का अधिकार है। उसके बाद है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट, शिक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार है, पर्याप्त जीवन का स्तर का अधिकार है, स्वास्थ्य देखभाल और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। उसके बाद है पर्यावरण अधिकार, स्वस्थ वातावरण में रहने, स्वच्छ हवा, साफ पानी, साफ भोजन तक पहुंच का अधिकार है। ये सारे अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा लिखा है मानवाधिकारों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। कितने तरीके से मानवाधिकार का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो पहला जो जनरेशन है, फर्स्ट पीढ़ी, उसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार के आधार पर आप कर सकते हैं कि भैया भारत का नागरिक होने के लिए और उसमें राजनीति में भाग लेने का हर व्यक्ति को अधिकार है, जिसमें से जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, एकत्र होने का अधिकार, आप एकत्र हो सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, आप अपना धर्म, किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, उसके नीचे वोट का अधिकार। ये सारे अधिकार एक मानव के पास होने चाहिए। दूसरी पीढ़ी में अगर हम बात करें तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार है, जिसके अंदर स्वास्थ्य का अधिकार है, जिसके अंदर आवास का अधिकार है, जिसके अंदर सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। इन सारे इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, सब बच्चा जानता है कि मेरा क्या अधिकार है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद है सांस्कृतिक भागीदारी का अधिकार है। तीसरा जो हम लोग स्टेज देखेंगे थर्ड जनरेशन में आया कि सामूहिक और विकासात्मक अधिकार।
हम ग्रुप में रह सकते हैं, हम विकास की बात कर सकते हैं। तो ये देखिए, शांति का अधिकार है, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, सतत विकास का अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, आत्मनिर्णय का अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का अधिकार है। ये सारे अधिकार सेकंड अधिकार में आते हैं। चौथा, अदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप राइट। हमारा व्यक्तिगत अधिकार अलग है, सामूहिक अधिकार अलग है। जैसे हम लोगों का जाति समाज का अधिकार अलग है, तो हमारा पर्सनल अधिकार अलग है। दूसरा, यूनिवर्सल वर्सेस रीजनल राइट, पूरी दुनिया का जो अधिकार है प्लस हमारा जो क्षेत्रीय अधिकार है, दोनों के बीच में विवाद होता है। इस आधार पर भी नॉर्मेटिव और फंडामेंटल राइट्स के आधार पर भी बहुत बार जो है अधिकारों का वर्णन किया गया अलग अलग। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का मतलब है कि जब मानवाधिकार बन रहा था तो यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने यूएन डिक्लेरेशन किया था कि ये अधिकार सारे देशों पर लागू होते हैं। तो वही यूएन डिक्लेरेशन है। ये कब घोषणा हुई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसको UDHR बोलते हैं, मानवाधिकारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यानी मानवाधिकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है 10 दिसंबर 1948 को, जो मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो घोषणा की गई थी, वो घोषणा। क्या क्या डिक्लेरेशन किया गया था, तो उसकी पृष्ठभूमि देखिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये तैयार हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से होलोकास्ट के दौरान किए गए अत्याचारों के जवाब में किया गया था, और भविष्य में इस तरह की व्यापक मानवीय दुखों को रोकने की इच्छा थी। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवीय गरिमा और अधिकारों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगाए थे। मानवाधिकार आयोग का मसौदा तैयार करने का काम एलेनोर रूजवेल्ट ने किया था, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थी। इसे 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया, जिसमें 48 सदस्य देश इसके पक्ष में मतदान किए थे और 8 ने मतदान से परहेज किया था। किसी ने भी इसके खिलाफ मतदान नहीं किया था। बोलता है इसकी विशेषता क्या है, तो सार्वभौमिक और अविभाज्य एक ऐसा मतलब एक ऐसा मानवाधिकार सिस्टम है जो सार्वजनिक है, सबके लिए सार्वभौमिक है, सब लोग, सारे देश इसमें शामिल है, कोई देश इससे बाहर नहीं आ सकता। मौलिक अधिकार इसमें शामिल किए गए एक व्यक्ति का। बताइए, कोई व्यक्ति, जैसे अभी आप लोग अफगानिस्तान में देखे होंगे, जब वहाँ तालिबान का शासन हुआ तो बहुत सारे अफगानिस्तान से लोग भाग के भारत घुस गए, तो भारत सरकार उसको रखा को कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, तुम वहाँ से प्रताड़ित आदमी हो तो हमारे यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मानवाधिकार था तब ना हम अपने देश में घुसने दिए। आज रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के नागरिक तो आसपास के देशों में घुसे होंगे ना, तो इसलिए वो देश घुसने दिया, अपना बॉर्डर खोल दिया कि आ जाओ घुसो। अच्छा, उसको घुसने के बाद वहाँ ज़मीन खरीदने देगा नहीं, उसको शरणार्थी बना के रखेगा, रिफ्यूजी बना के रखेगा, टेंट उंट का कैंप बना देगा, वहीं पर उसको खाना पीना सब व्यवस्था सरकार देती है मानवाधिकार के कारण। तो उसके मौलिक अधिकार, अपने समानता का अधिकार है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार है। बच्चा अमेरिका का व्यक्ति भारत में आके कमा रहा है तो क्या उसको गलत मानेंगे? नहीं, उसको समानता का अधिकार, वो भी भारत में आके कमा रहा है, भारत में तो रहने दीजिए। नॉन बाइंडिंग बोलता है ये भी एक अधिकार है, गैर बाध्यकारी, कोई भी काम आप बाध्य नहीं कर सकते, तुमको करना पड़ेगा। उसकी संरचना कैसी है, तो देखिए यहाँ पे संरचना है जो हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग है, उसकी संरचना में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 करके लिखा है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और समान और सम्मान और अधिकारों में समान होते हैं। उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के घोषणा पत्र में उल्लिखित उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में उनको अधिकार जो उनका प्राप्त है उनको उनके बारे में सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को गुलामी और दास नीति नहीं रखा जा सकता। पहले दास प्रथा होता था, गुलाम बना के, वो ख़त्म हो गया, वो सब नहीं कर सकते आप। किसी भी यातना, मतलब किसी को भी यातना, क्रूर और अमानवीय अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जा सकता। यानी ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा कि सर धड़ से जुड़ा, भाई गर्दन काट दीजिएगा, वैसा नहीं, अमानवीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता पाने का अधिकार है। कानून के समक्ष सभी समान हैं, बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति समान है। किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रअंदाज या निर्वासित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मानवाधिकार का विरोध कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए ना, ठीक है, कोर्ट लेके जाइए। इसलिए तय किया गया कि बिना, अगर आप किसी को अरेस्ट कर भी लेते हैं 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट लेके जाना होगा। आगे लिखा क्या, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार है।
प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का, रोजगार पाने का और रोजगार के लिए साधन जुगाड़ करने का अधिकार है। यानी हर वो व्यक्ति को, हर प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सुविधा की का अधिकार है। अगर नहीं मिल रहा है तो सरकारें व्यवस्था करेगी उसके लिए। प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय की सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें घोषणा पत्र में उल्लेखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे अधिकार हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसका उद्देश्य घोषणा में उल्लेखित अधिकारों का हनन करता है। महत्व क्या है? तो भाई ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। जो हमारा मानवाधिकार आयोग है उसका महत्व पूरे ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, पूरे विश्व में इसका महत्व है। मानवाधिकार का ढांचा क्या है, कैसे काम करता है? तो मानवाधिकार का ढांचा है कि इसका सबसे पहले हेड ऑफिस, हेड के बाद रीजनल ऑफिसेस, इस तरह से पूरा काम करता है। नैतिक मोरल अथॉरिटी क्या है? तो अधिक कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी मानवाधिकार आयोग नैतिक रूप से अधिकार देता है कि भाई विश्व के सारे देश मानवाधिकार को पालन करेंगे, किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है? व्हाट इज़ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ राइट्स? तो भाई अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है? तो अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कुछ पहलू ये हैं कि हर अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई ऐसे अधिकार हैं जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे वैश्विक मानक और रूपरेखा, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ फ्रेमवर्क है। अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने मानवाधिकारों के लिए वैश्विक मानदंड और मानकों को निर्धारित किया है। जो अधिकार हमको मिला है वो अधिकार दुनिया में सारे देशों को है। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार है तो दुनिया का हर देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसको मानवाधिकार आयोग स्थापित किया है, तो इस चीज़ को सबको फॉलो करना होगा। हमें शिक्षा का अधिकार है तो सारे देश में शिक्षा का अधिकार है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो इसलिए हर व्यक्ति को ये सारे अधिकार प्राप्त है, जैसे नागरिक, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, सभी प्रकार के, नस्लीय भेद का अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का अधिकार, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय निकाय और तंत्र बनाए गए इसके लिए। अगर ऐसा कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई जो इसको देखता है, और अगर लगता है कि कोई देश गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेता है। सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार बोलता है यूनिवर्सल जुरिडिक्शन है। अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह भी है कि मानवाधिकार उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों द्वारा संबोधित किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए अलग से संस्था बनाई गई है। मानवाधिकार का अगर उल्लंघन कोई देश ही कर रहा है तो कहाँ जाइएगा? तो उसके लिए बनाया गया इंटरनेशनल ICC, इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया। भाई ठीक है, तुम अपने देश में राजा हो, तुम आओ ना, ICC में ढूंढेंगे तुमको। उसके बाद ICJ बनाया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया। मान लो भारत मान ही नहीं रहा है, अगर भारत नहीं मान रहा है मानवाधिकार आयोग या UN का बातें नहीं मान रहा है तो यहाँ पे धुनाएगा, यहाँ पे केस होगा उसके ऊपर। तो इसलिए अगर कोई देश नहीं मानता है तो वैसे स्थिति में उनके लिए विश्व स्तर पर इतने बड़े बड़े संस्थान बनाए गए कि उनका केस यहाँ पे होगा। ह्यूमन राइट्स एज ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार है, मानव का अधिकार है, वो ग्लोबल प्रायोरिटी है, हर देश का प्रायोरिटी है कि भाई हर देश को अपने व्यक्तियों को अधिकार देने होंगे, चाहे अपने नागरिक हो या दूसरे देश के नागरिक हो। इसीलिए अगर मानवाधिकार नहीं होता ना बाबू, तो भारत का आदमी दूसरे देश में जाके कमा नहीं पाता, दूसरे देश का आदमी भारत में आके कमा नहीं पाता। अगर कोई देश दूसरे देश में आप जाके कमा रहे हैं और वहाँ के लोग आपको इज्जत से रख रहे हैं तो मानवाधिकार के कारण है। अगर आप वहाँ भूखे हैं और कोई खिला दे रहा है तो मानवाधिकार के कारण है। नागरिक समाज की वकालत और दबाव, तो ये भी एक समस्या रहता है कि गैर सरकारी संगठन भी इसमें काम करते हैं, NGO जिसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम ही करता है, सरकार भी काम करती है, सरकार का अपना मानवाधिकार आयोग है। उसके बाद मानवाधिकार की कूटनीति भी होती है, जिसमें मानवाधिकार बोलता है अधिकारों में अंतर्राष्ट्रीयकरण से में अक्सर दुनिया भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा कूटनीतिक प्रयास भी किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए किसी देश का, जैसे अभी भारत सरकार जो किया कि अफगानिस्तान से लोगों को उठाकर लाया, ये कूटनीति थी, दुनिया को दिखाया भारत की देखो हमारे यहाँ मानवाधिकार का कितना सम्मान किया जा रहा है, हम दूसरे देश के लोगों को बचा के लेकर आ रहे हैं। अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के एग्जाम्पल तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ एंड कन्वेंशन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है जिसमें दूसरे देश के नागरिकों को हम लाएँ, तो लगा कि नहीं भारत सरकार इसके लिए काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बना, ICC बना। उसके बाद वैश्विक स्तर पर इसके आंदोलन चलाए गए। इस तरह के काम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की निगरानी रखी गई है। अधिकारों के राष्ट्रीयकरण की चुनौतियां क्या है? तो सबसे पहले संप्रभुता बनाम अंतर्राष्ट्रीय मानदंड। मानवाधिकार के चक्कर में बहुत सारे देश बर्बाद हो गए, जैसे कनाडा, आप सुन रहे होंगे। मानवाधिकार का मतलब वहाँ के लोगों का संरक्षण। अब भारत के बहुत सारे सिख जो कम्युनिटी के लोग थे वहाँ चले गए, और दूसरे देश के भी लोग, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ गया, उसमें सिख कम्युनिटी बढ़ गया। अब किसी एक क्षेत्र में वही लोग बोला कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी स्थिति आ जाएगी आने वाले समय में कि वहाँ सिख प्रधानमंत्री बन जाएगा।
सिख राष्ट्रपति बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मानवाधिकार के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, दूसरे देश के लोगों को अपने देश में घुसने दे रहे हैं। उसकी संख्या बढ़ जा रही किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, और जब उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो उस क्षेत्र में वही नेता बन जाएगा, और वो नेता बनेगा तो फिर वो जाके संसद चलाएगा, और फिर तो नियम कानून सब बदल देगा, और फिर बोलेगा कि आप आराम से आ सकते हैं, एंट्री एकदम फ्री है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में मानवाधिकार के चक्कर में बहुत सारे देश की अपनी प्रभुता, अपना जो इंटीग्रिटी था वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये बड़ा चैलेंज है कि भैया इंटीग्रिटी बचाएं, कि मानो जैसे दूसरे देश से आदमी आने दे रहे हैं, ठीक है, घुस रहा है घुस रहा है घुस रहा है, और संख्या आपसे ज़्यादा हो गया। अब मान लो दुनिया का कोई देश है जिसकी संख्या 60,000 है, 60,000 जनसंख्या है उसमें, अब भारत को वहाँ घुसने दिया जाता, भारत से आदमी घुसते 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 पता चला 90,000 भारतीय हो गए। अब बताओ राज कौन करेगा, देश इसका है लेकिन मज़ा कोई और ले रहा है, प्रधानमंत्री सब कुछ ये है, राज ये लोग कर रहा है, वही चीज़ यहाँ होगा। तो भैया अपनी संप्रभुता बचानी है, अपना इंटीग्रिटी भी तो बचाना है। इन्फोर्समेंट कैसे उस कानून को लागू किया जाए कि अपने देश के लोगों की भी संस्कृति, देखो कल्चरल सापेक्षवाद भी चल गया, जैसे जैसे बाहर के लोग आने लगे वो कल्चर, जैसे देखिएगा आप अमेरिका में छठ पर्व होने लगा, कल्चर चेंज हो रहा है वहाँ पे, जैसे जैसे लोग बसते जाएंगे कल्चर चेंज होता जाएगा, तो ये भी एक समस्या है। पांचवा, स्वदेशी लोगों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 2007 की व्याख्या कीजिए। भाई ठीक है, विदेशी लोगों का तो मानवाधिकार आप बहुत कर दिया, हमारे लिए क्या है। तो 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा किया गया। तो 13 सितंबर 2007 को अपनाया गया स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया। और ये घोषणा क्या क्या था, तो चलिए यहाँ पे देखिए। पहला, स्वदेशी लोगों ने अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषाओं को बनाए रखने का अधिकार की रक्षा करना है। स्वदेशी लोगों का जो अपना संस्कृति है, अपना परंपरा है, उसको बचाना है। ऐसा ना कि विदेशी आकर बार बार, जैसे अभी बताए, कोई देश में 60,000 जनसंख्या, विदेशी जा जा के वहाँ पे उसकी अपने सब कुछ खत्म कर दिया ना, उसका बातचीत, लैंग्वेज, कुछ नहीं, सब अपना वाला घुसेड़ दिया उसमें, ये गलत ना होगा। तो बोलता है स्वदेशी लोगों की अपनी संस्कृति को कोई छेड़ नहीं सकता, परंपरा को कोई छेड़ नहीं सकता, भाषा को कोई छेड़ नहीं सकता। स्वदेशी लोगों के विरुद्ध भेदभाव को रोकना होगा, समानता को बढ़ावा देना होगा। स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, विशेष रूप से भूमि, प्राकृतिक संसाधन और शासन। विगत में हुए अन्याय और उनके अधिकारों के उल्लंघन में, जिसमें जबरन समावेशन किया गया, विस्थापन किया गया, संस्कृति की हानि शामिल है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके सिद्धांत क्या हैं, तो आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वदेशी लोगों को अपनी राजनीतिक स्थिति को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने का अधिकार है। स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का अधिकार, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, पहले से ही आपको सहमति के लिए पहले से सूचना दी जाएगी कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो आपसे पहले एक बार राय ले लेंगे लोकल लोगों से, जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनसे, तब वो काम करेंगे। सांस्कृतिक अधिकार और संरक्षण, सांस्कृतिक अधिकार और संरक्षण का अधिकार केवल लोकल लोगों के पास होना चाहिए, जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनके पास होना चाहिए। भूमि और बाकी संसाधनों पर भी स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। गैर भेदभाव, कभी भी स्थानीय लोगों को बाहर वाले लोगों के साथ भेदभाव वाला समस्या नहीं झेलना चाहिए। विकास का अधिकार, स्थानीय लोगों को भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर विकास करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, स्थानीय लोगों को, स्वदेशी लोगों को अपनी भाषा में अपनी संस्कृति की पहचान और मूल्यों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, तो स्थानीय लोगों को, स्वदेशी लोगों को ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार है जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो और उनकी परंपरा के साथ हो। स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण, जो स्वदेशी लोग हैं उनकी स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण भी होना चाहिए, ये भी अधिकार उनके पास है कि उनकी अपनी भाषाएं होनी चाहिए संरक्षित, सुरक्षित। और स्वदेशी संस्थाएं और शासन, स्वदेशी लोगों को अपनी विशिष्ट राजनीतिक, कानूनी, गैर आर्थिक आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए, और उस हिसाब से जबरन स्थानांतरण, कोई ज़बरदस्ती स्थानीय लोगों को, स्वदेशी लोगों को अपने भूमि, अपने इलाकों से खाली नहीं करा सकता, उसको वहाँ रहने का अधिकार है। प्रतिपूर्ति और निवारण का अधिकार, स्वदेशी लोगों को उन जमीनों, इलाकों और संसाधनों के लिए मुआवजा या प्रतिपूर्ति का अधिकार है जो उनका अपना है। अगर उनको वहाँ से विस्थापित किया जाता है या उनसे, उनकी सहमति से उससे लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको उचित मुआवजा देना पड़ेगा। इसका महत्व क्या है, तो पहला महत्व वैश्विक मान्यता, ये पूरी दुनिया में सारे देश के लिए लागू होता है। मानवाधिकार का ढांचा फिर उसी तरह से यहाँ काम करता है। नैतिक और कानूनी प्रभाव है, हर जगह पे दोनों चीज़ें, कानून भी बनाया गया और मोरल भी प्रेशर पड़ता है। मान लो कोई देश गलत कर रहा है तो दूसरा देश उसको सुनाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय की बात की जाती है। चुनौती क्या क्या है, तो बड़ा मुश्किल है नॉन बाइंडिंग नेचर, गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति, यहाँ पे कोई भी बाध्य नहीं किया गया कि आपको रखना ही पड़ेगा स्वदेशी लोगों को। राज्यों की ओर से प्रतिरोध, हर देश इसका विरोध करता है। देखिए यहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका 2010 तक सहित कुछ देशों ने शुरू में घोषणा के खिलाफ मतदान किया था।
जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमि अधिकारों पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की थी। इन देशों ने तब से घोषणा का समर्थन किया, लेकिन इसके पूर्व कार्यान्वयन के बारे में चिंताएं बनी हुई। कार्यान्वयन अंतराल बोलता है अनेक देशों ने मानवाधिकार के सिद्धांतों को स्वीकार करने और अपनाने के लिए कदम उठाया, फिर भी इसके कार्यान्वयन में अभी भी महत्वपूर्ण अंतराल है, गैप है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग क्या है और इसका उद्देश्य और कार्य बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग एक ऐसा आयोग है जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए काम करता है, मानव के अधिकारों के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या है? मानव अधिकार उल्लंघन की निगरानी करना, कि कोई अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसको देखो कौन है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, और इसका उद्देश्य क्या है? मानक और दिशा निर्देश को विकसित करना, ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? वकालत करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को दुनिया में बताना कि आपका अधिकार क्या है। इसके कार्य क्या हैं? तो वही कार्य होगा मानवाधिकार प्रथाओं की निगरानी करना, उसकी समीक्षा करना। इसका कार्य है मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करना अगर कहीं हुआ है तो, और जो दोषी पाया जाता है उसको सजा देना। संकल्प अपनाना, इसका काम है कि ये नए नए संकल्प, नए नए जो है क्या बोलते हैं उसको बोल सकते हैं, नए नए टारगेट को सेट करता है, रिजोल्यूशन को लेकर आता है, नए नए संकल्प सिद्धि करता है। विशेष सत्र आयोजित करना, बहुत बार स्पेशल सेशन आयोजित करता है जिसमें दुनिया के बहुत सारे देशों को बुलाया जाता है, वहाँ पे मानवाधिकार का चीज़ पढ़ा बताया जाता है। जो देश अच्छा कर रहा है उसको सम्मानित किया जाता है। सलाहकार की भूमिका, अगर जरूरत पड़े तो दुनिया में सलाह भी देता है कि कैसे मानवाधिकार के ऊपर काम करना चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, मानवाधिकार से संबंधित शिक्षा जोड़ा गया सबके सिलेबस में कि बच्चों को पढ़ाया जाए कि ये क्या है, और प्रशिक्षण दिया गया है लोगों को ताकि वो जान सके क्या है, कैसे संरचना काम करता है। फिर उसी तरह से अभी 47 देश सदस्य बना हुआ था, जिन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा करने, प्रस्ताव को अपनाने, सिफारिश करने के लिए आयोग साल में 3 बार जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में मिलता है। आयोग अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ मिलकर काम करता है, जो मानवाधिकार की निगरानी के लिए सहायता देते हैं। और हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत सरकार द्वारा भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया था। इसका मिशन भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों में निहित मानवाधिकारों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों को संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना। इसका उद्देश्य क्या है? मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करना। इसका उद्देश्य क्या है? एक काम भी बोल सकते हैं, मानवाधिकार की वकालत करना, लोगों को जागरूक करना, सरकार की सिफारिश करना। अगर सरकार को लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है तो वहाँ सिफारिश करता है, सरकार को बताता है कि यहाँ पे देखिए मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो सरकार वहाँ एक्शन लेती है ना। जैसे पुलिस कहीं ज़बरदस्ती मार रही किसी लोगों को, किसी समाज में जाके पूरा ठोक ठाक दिया जा रहा है, तो वहाँ मानवाधिकार आयोग केस कर देता है। वो सरकार को इन्फॉर्म करता है, सरकार काम करती है। इसका काम क्या है? उल्लंघन की जाँच। अगर कोई मानवाधिकार उल्लंघन किया तो उसका जाँच करेगा। शिकायतों की जांच, अगर कोई शिकायत ऐसा हुआ है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच करेगा। मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को जागरूक करेगा कि भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम अगर कुछ ऐसा करता है कोई तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, मेरे पास रिपोर्ट दे सकते हो। सिफारिश कर सकता है, यानी किसी को रिकमेंड कर सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, कानून बना सकता है, और नीति जो बनाई गई उसकी समीक्षा कर सकता है, मानव अधिकारों की निगरानी कर सकता है। इसके पास क्या पावर है? तो खोजी पावर है, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है भारत का मानवाधिकार आयोग। सिफारिश करने की शक्ति, ये किसी को रिकमेंड कर सकता है। हस्तक्षेप कर सकता है, किसी भी काम में जाके फिर सीधा टांग अड़ा देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के काम में। इसकी संरचना क्या है? तो इसका एक अध्यक्ष होगा, जो भारत का मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष होगा। कौन होगा? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा ना, वो इसका अध्यक्ष होगा। क्या लिखा है? इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मेंबर तो बोलता है आयोग में अन्य सदस्य भी हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकार तथा या सामाजिक क्षेत्र में 2 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें मानवाधिकार, कानून और लोक प्रशासन में अनुभव है। संरचना और कार्य क्या है? इसी संरचना जो एकदम विशेषज्ञों की टीम रहती है, जो हर चीज़ की जांच करती है कि सही बात है या गलत बात है, लोगों से जाके मिलती है। इसका अपना कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि ये बहुत सारा काम खुद नहीं करता है, सिफारिश होगी या कोई कंप्लेन करेगा तभी ये काम कर सकती है। भारत में मानवाधिकार आयोग, बोले भारत में मानवाधिकार आयोग की चुनौती क्या क्या है? चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेज है भारत में। लिखो, पहला भेदभाव और समानता को लेकर चैलेंजेज है।
बहुत सारी चुनौतियाँ। पहला भेदभाव और असमानता को लेकर चैलेंज है। आज भी भारत में कितनों मानवाधिकार बन गया, आज भी भारत में भेदभाव और असमानता है। आज भी भारत में भेदभाव और असमानता की चुनौती झेल रहा है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव है, लैंगिक आधारित भेदभाव है, धार्मिक आधारित भेदभाव है, विकलांगता और अल्पसंख्यक अधिकार होते हैं, ये सारा। दूसरा, गरीबी और आर्थिक असमानता आज भी है। आज भी गरीबी और अमीरी का फ़र्क है। बड़ा आदमी को अलग इज्जत और छोटा आदमी को अलग। कहाँ मानवाधिकार है यहाँ पे? मानव का अधिकार कहाँ मिला हुआ है? ठीक है, दो आदमी है, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत पैसे वाला, एक नहीं पैसे वाला। आप कहीं भी चले जाओ, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो मानवाधिकार कुछ नहीं है, खाली नाम का है यहाँ पे भारत में। तो आर्थिक गरीबी और आर्थिक असमानता भी है, जिसमें गरीबी के आधार पर अंतर किया जाता है, जिसमें बुनियादी सेवाओं तक पहुँच नहीं है किसी लोगों की। पुलिस क्रूरता और हिरासत में हिंसा, ये भी है। जो पैसा वाला आदमी है वो मस्त जी रहा है ज़िंदगी, वो गलत किया है, बलात्कार किया, मर्डर किया, खुलेआम घूम रहा है। और जो बेचारा गरीब आदमी हल्का सा छोटा सा कुछ किया, पुलिस उसको मार रही है। तो ये भी पुलिस दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार, पुलिस खुद ऐसा भ्रष्ट है। तो मानवाधिकार कहाँ काम करेगा? मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दंड मुक्ति, कोई ऐसा सिस्टम नहीं डाला गया जहाँ पे पेनाल्टी लगाया जाए कि अगर कोई मानवाधिकार को तोड़ता है तो उस पर क्या पेनाल्टी होगा। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, आज़ादी नहीं बोलने की, बोलने की आज़ादी कहाँ है? खाली बोला जाता है कि स्वतंत्रता है बोलने की। बोल के दिखा दो सरकार के खिलाफ, अगले दिन सरकार आपको धुन देगी। तो मुक्त भाषण पर दमन, अगर फ्री में आप जाके भाषण कर रहे हैं, फ्री स्वतंत्र रूप से भाषण कर रहे हैं, तो कोई इनको ठोक देगा जिसके खिलाफ आप बोलोगे। मीडिया सेंसरशिप है, आप बहुत ज़्यादा बोलोगे मीडिया सेंसरशिप लगा देगा। संघर्ष बोलता है क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन ज़्यादा होता है। जहाँ भी ज़्यादा संघर्ष हो रहा है वहाँ पूरा उल्लंघन मानवाधिकार का हो रहा है। संघर्ष चाहे नक्सलवाद से लेके हो, चाहे किसी भी जगह पे। बताइए, नक्सलवाद में आपको मालूम चल रहा है कि किसको मारा जा रहा है? उसमें आम आदमी भी मारा जा रहा है, उसको नक्सली बता दिया जा रहा है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो संघर्ष क्षेत्र में और उग्रवाद के क्षेत्र में मानवाधिकार का पूरा उल्लंघन होता है। ASPA, देखिए AFSPA, जिसको आर्म फोर्स बोलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में खास करके संघर्ष क्षेत्रों में ASPA का कानून लगा रहता है, वहाँ मानवाधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी मार दिया जाता है। बाल अधिकार उल्लंघन, चाइल्ड राइट्स वायलेशन, यहाँ बाल श्रम मानवाधिकार का पूरा धजिया उड़ा रहा है। हर होटल में आपको छोटा बच्चा दिखेगा काम करते हुए। बाल तस्करी और शोषण, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, छोटा छोटा बच्चा और बच्चियों को खरीद के बेचा जा रहा है, ये ज़बरदस्त चल रहा है। जबरन मजदूरी कराया जा रहा है, यौन शोषण कराया जा रहा है। बताइए, लड़कियों को बेच दिया रहा है कम उम्र में। ये सब क्या है? मानवाधिकार कहाँ सोया हुआ है? शिक्षा तक पहुँच, आज भी बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जिन तक शिक्षा नहीं पहुँची है, या जो शिक्षा तक नहीं पहुँच पाए। तो मानवाधिकार यहाँ कहाँ है? कानूनी और न्यायालय विलम्ब भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो केस भी करने जाता है तो इतना लंबा लिटिगेशन है, तब तक उसको मारपीट कर ही देता है। तो धीमी न्याय व्यवस्था के कारण भी बहुत परेशानियाँ होती है कि इतना स्लो प्रोसेस है सिस्टम का कि अगर हम केस भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, तो हम तुरंत हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक हमको मारपीट के ठीक कर देगा लोग। भीड़ भाड़ वाली जेल भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है, जिसके कारण जेल में भी मानवाधिकार आयोग जो है सही से काम नहीं कर पाता। वहाँ भी लोगों को ठीक से खाना, ठीक से सोने का जगह नहीं मिल पाता है। पर्यावरण क्षरण और विस्थापन के कारण भी मानवाधिकार आयोग यहाँ काम नहीं कर पाता है। जैसे कुछ लोगों से भूमि छीन लिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है, कुछ लोगों का पर्यावरण प्रदूषित कर दिया जा रहा है। बताइए, कहीं फैक्ट्री चला रहा है, पूरा धूल उड़ रहा है, आसपास के लोग क्या करेंगे? वहाँ मानवाधिकार कहाँ है सोया हुआ? वो क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि में भी बहुत सारी अनिच्छा है। बहुत जगह पे भारत सरकार अपने मानवाधिकार आयोग को सही से काम नहीं कर पाता। तो मानवाधिकार आयोग एक संस्था बनी हुई है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ पे मानवाधिकार काम नहीं कर पाता है। तो ये हम लोगों का एक ही सेट जाएगा मानवाधिकार का, जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे थे उसका एक ही सेट जाएगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही सेट में आपके पास है। इसको देखिए और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू।